अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़रीदा फैसल। ये मेरा लेक्चर जो है ये चैप्टर 5 के साथ रिलेटेड है, विच इज़ ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So in the last two lectures we were studying demand, the demand curve, the supply curve and the equilibrium. ठीक है ना, और उसके ऊपर हमने असाइनमेंट्स भी की थी. ये वाला जो लेक्चर है, it talks about elasticity of demand. Now let us see what is the meaning of elasticity and how it is measured. The elasticity of demand, according to the definition, and you should please underline this, is a measure of the responsiveness of quantity demanded to quantity supplied or quantity supplied to a change in its determinants. अच्छा, ये इलास्टिसिटी है. रिस्पॉन्सिवनेस, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं. Importantly, we are going to discuss price elasticity of demand first. So, what is price elasticity of demand? A measure of how much a quantity demanded of a good responds to a change in price of that good, computed as the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. अच्छा देखिए, आपको लॉ ऑफ डिमांड याद करें. क्या कहता था लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेम, ceteris paribus, as price increases डिमांड डिक्रीजेस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जब हमने इसको स्केच किया और इसका ग्राफ बनाया तो उससे हमें मिला एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ठीक है. अच्छा, इलास्टिसिटी जो है वो हमें ये बताती है कि ये जो कर्व है, डाउनवर्ड शेपिंग कर्व, इसकी एग्जैक्ट शेप क्या होगी. क्योंकि शेप या स्लोप, उससे ये डिटरमिन होता है कि कितने प्राइस चेंज पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. तो यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. देखो, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सिर्फ बात करते हैं ना, तो हम एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी की माने होता है. अगर किसी और किस्म की इलास्टिसिटी की बात हो तो वो स्पेसिफाई किया जाता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मींस प्राइस इलास्टिसिटी. सो इन अदर वर्ड्स, it means how much change in price is going to impact demand. Is a small price change in price, of course, small price change going to result in a big change in demand? In that case, we will say that the demand is elastic. On the other hand, if there is a big change and a big jump or a big downward fall in price, but the response of demand is not as much, little demand changes. Despite this big change in price, little demand changes, then we will say that the demand is inelastic. So, in other words, elasticity tells you to what extent demand is going to change because of the change in price. So before this, we were simply looking at the fact that demand decreases because of price. Now we will see how much that decrease is going to be, and that is the concept of elasticity. Now, in some instances, elasticity of demand is high, which in other words, demand is elastic. So over here, it mentions, first of all, availability of close substitutes. You see, if goods have close substitutes, then we will see that the demand of these goods is going to be more elastic, more responsive to price change. अब मैंने सब्स्टिट्यूट्स का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है दैट बटर एंड मार्जरीन, ये दो तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं. मैंने आपको सब्स्टिट्यूट्स का एग्जाम्पल दिया था नान और रोटी. तो देखें, अगर नान की प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है तो लोग इजीली स्विच कर सकते हैं रोटी पे. ठीक है. इसलिए अगर नान और रोटी को सिर्फ आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो इन दैट केस द डिमांड ऑफ आइदर वन ऑफ दीज
products is going to be elastic, which means प्राइस चेंज हो भी जाए तो लोग स्विच कर देंगे और इसलिए डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, इसी तरीके से नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज, यानी कि जो चीज़ें आपकी नेसेसिटीज हैं, जो लेनी ही लेनी है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. मतलब प्राइस के अंदर फर्क आ भी गया तो आपको खरीदनी है. अब ये जो चीनी का क्राइसिस आया है उसकी एक वजह यह है कि चीनी जो है वो लोगों ने लेनी ही लेनी है. हालांकि गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए चीनी की जब प्राइस बढ़ती है 70 से 80 पे जाती है किलो के पीछे, तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है. लेकिन उसके बावजूद लोग चीनी लेना छोड़ तो नहीं देते ना. इसको कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड. ऑन द अदर हैंड, जब लग्जरीज प्रोडक्ट्स हैं, मसलन गाड़ियां हो गई, तो देखिए जब से इकोनॉमी में रिसेशन आई है पाकिस्तान की, खैर अब तो बहुत ही ज़्यादा रिसेशन एकदम आ गई है, एक्सट्रीम, लेकिन इससे पहले भी रिसेशन थी, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था? लोगों ने गाड़ियां लेनी कम कर दी थी. और ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने ये बात बताई थी. वजह क्या है? क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है. जब लोगों के पास जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग उसे स्विच कर सकते हैं, वो नहीं खरीदते. ठीक है, तो इसलिए वो डिमांड कहते हैं इलास्टिक. इवन इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, it is not going to impact the purchase of that commodity a lot. That is the inelastic demand. But in cases where, in case of luxuries, where the demand is elastic, there people will switch to other products, and therefore price is not going to have a lot of impact on quantity demanded. Okay. Over here, they are telling you about definition of the market. So what we were discussing why is it that some products have more elastic demand while other products have less elastic demand or inelastic demand. So definition of the market, which means how broadly or how narrowly we are defining a market, that also determines the extent to which a particular product is having elastic or inelastic demand. So, broadly defined markets. अब इसकी example क्या है broadly defined market? Food. You know, food in general, it's a broadly defined market. It's inelastic. लोगों ने खाना तो खरीदना ही है. लेकिन फूड की ही कैटेगरी को जब आप थोड़ा नैरोली डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर से एक फूड आइटम निकाल लें जैसे कि आइसक्रीम है, तो एज कंपेयर टू द ब्रॉडर कैटेगरी, द आइसक्रीम कैटेगरी इज गोइंग टू बी मोर इलास्टिक. इसलिए क्योंकि बहुत तरीके की आइसक्रीम्स हो सकती हैं. और जब आइसक्रीम के अंदर से भी आप किसी फ्लेवर को ले लो, या जैसे कुल्फियों का मुझे बात करने का बड़ा शौक होता है, तो कुल्फ़ी फ्लेवर को अगर आप ले लें तो उसकी तो डिमांड सबसे ही ज़्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि सारी तकरीबन जो है वो एक कुल्फ़ी छोड़ के आप दूसरी कुल्फ़ी ले सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर थोड़ा सा भी प्राइस अगर कुल्फ़ी मार्केट के अंदर चेंज आएगा तो उससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है डिमांड में. इसको कहा जाता है क्या? इलास्टिक डिमांड. जी अच्छा, एक और चीज़ जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है, ऑफ डिमांड पे फर्क पड़ता है, दैट इज टाइम होराइजन. अब यहाँ पे दो तरीके के टाइम्स डिफाइन किए जा सकते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. अब लॉन्ग रन के अंदर डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है. सो इन द लॉन्ग रन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर. डिमांड इज इलास्टिक इन द लॉन्ग रन and demand is relatively inelastic in the short run. और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जैसे हम एग्जांपल ले लें पेट्रोलियम की. जब पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती है तो इन द शॉर्ट रन तो लोगों ने अपने मोटरसाइकिलों में, अपनी गाड़ियों में तेल तो डलवाना है ना, तो वो जिस भी प्राइस का होगा वो खरीदेंगे. बट इन द वेरी लॉन्ग रन, कई साल के ऊपर,
अगर लोगों को लगेगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे पहले भी हुआ था, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग पेट्रोल से स्विच करने की कोशिश करते हैं। याद है सीएनजी आया था बीच में जी, तो पेट्रोल को लोग छोड़ देंगे और सीएनजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, फ्यूल एफिशिएंट कार्स आ जाएंगी। इसी तरह शायद लोग बसों पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना पसंद करें, तो इसलिए लॉन्ग रन के अंदर लोग स्विच कर जाएंगे और आपको नज़र आएगा कि डिमांड जो है वो इलास्टिक हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यह है कि इलास्टिसिटी को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और ये और से देखिएगा कि इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो परसेंटेज चेंज है ना, इसके अंदर एक कंफ्यूजन आ सकती है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगले पेज पे, पेज 92 पे उन्होंने जो है वो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा। हाँ जी, इस पेज पे इन्होंने ये बात बताई है कि ये मिड पॉइंट मेथड यूज़ होता है जब इलास्टिसिटी को कंप्यूट करना हो। और उसकी उन्होंने यहाँ पे लॉजिक भी दी हुई है कि क्यों मिड पॉइंट मेथड यूज़ करना पड़ता है। इसको आप पढ़ें। यहाँ मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या फॉर्मूला है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये न्यूमरेटर है, तो Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। और डिनोमिनेटर में है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। और ये P2 प्लस P1 डिवाइड बाय 2 ये जो है ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, क्योंकि ये तो एक रेशियो निकलेगा ना। ये जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक रेशियो निकलेगा, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ईच वन ऑफ देम, तो उसकी परसेंटेज निकल सकती है। यानी कि न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी परसेंटेज चेंजेस आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन क्योंकि हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर जो है वो एक दूसरे को ये चीज़ें कैंसिल आउट कर देंगी। प्राइस इलास्टिसिटी हम परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखते, वो हम रेशियो फॉर्म में ही लिखते हैं, वो हम पॉइंट्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो वो 100 और न्यूमरेटर वाला 100 और डिनोमिनेटर वाला 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी को इस तरह लिखा है। वरना अदरवाइज आप न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से वो जो पिछले पेज पे 91 पे उन्होंने लिखा हुआ था ना कि जी परसेंटेज चेंज, तो निकालने का वो तरीका है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ज़रा पीछे जाओ ना और जाके अपने नोट्स को देखो और उसके अंदर से स्लोप का फॉर्मूला देखो, तो आपको स्लोप का फॉर्मूला इससे डिफरेंट नज़र आएगा। जो मैंने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है ना, सोल्यूशन में भी आपने जैसे निकाला था, स्लोप कैसे निकाला था? स्लोप निकाला था P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, उस तरीके से स्लोप निकाला था ना। तो स्लोप का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये बात याद रखो कि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना स्लोप का और इलास्टिसिटी का, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, ये हम अगले पेज। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि स्लोप का और इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ इसको देखो, सेकंड पैराग्राफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, because the price elasticity of demand measures how much quantity demanded responds to changes in price, it is closely related to slope of the demand curve. The following rule of thumb, ये rule of thumb है, the flatter the demand curve that passes through a given point, the greater the price elasticity of the demand. The steeper the demand curve that passes through a given point, the smaller the price elasticity of demand. क्या लिखा है? It's a rule of thumb. Rule of thumb का क्या मतलब होता है? अंदाजा, अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी
ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करो तो स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। दरअसल अगर आप इसकी मैथमेटिक्स में जाओ तो आपको पता ये चलेगा कि इलास्टिसिटी जो है ना वो रेसिप्रोकल है स्लोप की, ठीक है। ये जिन्हें मैथमेटिक्स आता है उन्हें बात समझ में आएगा। इट इज रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स, यू नो। तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स विच मीन्स दैट दे आर टू रिलेटेड टू वन अनदर, और यही चीज यहाँ लिखी हुई है। मगर जब हम रूल ऑफ थंब यूज करते हैं विच मीन्स अंदाजा यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्लोप की एक्सप्लेनेशन है ना वो इट्स वेरी क्लोज टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ elasticity. How much change in price is going to lead to how much change in demand. तो इनकी जो explanations है ना conceptually ये दोनों concepts quite similar है, इसलिए अक्सर व पेशतर हम जो slope की interpretation है ना उससे, या slope जो चीज़ determine करता है which is the shape of the curve, उसको हम उससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इलास्टिसिटी को भी, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उसके बाद उन्होंने आपको बताया है इलास्टिक और इन इलास्टिक का। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें इलास्टिक हैं, और ज़रा यहाँ थोड़ा देखो, उन्होंने कहा हेल्थ केयर जो है वो इन इलास्टिक है, और जो आपका रेस्टोरेंट मील्स हैं वो इलास्टिक है। तो हेल्थ केयर इन इलास्टिक क्यों है? इसलिए जितना छोटा नंबर होगा उतना ज़्यादा इन इलास्टिक बाय द वे, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक। हेल्थ केयर इन इलास्टिक क्यों है? आजकल तो हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। हेल्थ केयर इसलिए इन इलास्टिक है कि भाई अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वो तो लेगा ही लेगा ना, लेगी, उसको तो जान के लाले पड़े हुए, वो प्राइस तो नहीं देखेगी ना, तो इसलिए तो हमें कहेंगे इन इलास्टिक। इसी तरह रेस्टोरेंट मील्स, रेस्टोरेंट सबसे पहले उन्होंने बंद किए थे, है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो है उसके बगैर भी रहा जा सकता है। तो अगर रेस्टोरेंट मील्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, घर पे भी कुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस पेज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 2 है। लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट फर्दर। हाँ जी, तो पिछले पेज के ऊपर जो पैराग्राफ 2 था ये उसकी एक मैंने ग्राफ बनाया है। तो अगर आप देखो तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है वो D1 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होता है एक वर्टिकल शेप का, ठीक है। ये वर्टिकल शेप का जो कर्व होता है उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। एट द सेम टाइम जो D2 है, जो परफेक्टली इलास्टिक कर्व है डिमांड का D2, सो D1 इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इट इज वर्टिकल, D2 is perfectly elastic and it is a horizontal curve, ठीक है। इसे हम कहेंगे perfectly elastic। और बाकी जो नो D3 और D4 ये relatively elastic और relatively inelastic है। तो आप ये देखो कि जितना कर्व जो है वो स्टीप होगा, स्टीप का मतलब ये कि इट्स स्टैंडिंग अप काइंड ऑफ, ठीक है। जब वर्ड स्टीप यूज होता है तो उसका मतलब है काइंड ऑफ स्टैंडिंग अप, और वो होता है इनइलास्टिक। और जब एक फ्लैट कर्व होगा जिसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंग डाउन काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ द कर्व, लाइंग डाउन पोजीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो ये टर्म्स एक्यूरेट है। और पासिंग थ्रू अ पॉइंट का जो उन्होंने पैराग्राफ 2 में लिखा था, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम फर्दर अगली स्लाइड में और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पिछली स्लाइड से पेज नंबर 93 के ऊपर जो था उसमें आप ये देखो कि कौन से हो सकते हैं जो
देखो परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक तो इतने कॉमन नहीं हैं, ये अगली स्लाइड में मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक वाले ये ज़्यादा कॉमनली फाउंड होते हैं इन द रियल वर्ल्ड। तो आप ये देखो कि जो रिलेटिवली इलास्टिक है वो कौन सी चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है माउंटेन ड्यू, और वो हो सकता है रेस्टोरेंट मील्स, और रिलेटिवली इनइलास्टिक हेल्थ केयर हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, जो कि लोगों ने लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक की पिछले पेज से आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस एक्सप्लेन। देखें जी, यहाँ पे जो इन्होंने आपको वही वाले जो हमने कर्व्स पिछले प्लेस में थे उन्होंने अलग अलग आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, जो पिछली स्लाइड के अंदर आपको कर्व्स मैंने एक ही पेज पे बना के दिखाए थे ना, वो उसको उन्होंने यहाँ अलग 5 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको दिखाया हुआ है। तो अगर आप ये देखो तो इसके अंदर डिमांड कर्व बी, सी और डी, ये इन्होंने थोड़े से कर्व की फॉर्म में बनाए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई हुई। लेकिन ये तीनों के तीनों अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब है इन तीनों के अंदर द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स अप, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो दिमाग में लेके आओ, अगर इसकी हम इक्वेशन बनाएं तो उसके अंदर जो स्लोप होगा उसके साथ एक नेगेटिव लगा हुआ होगा टर्म। ठीक है, which shows you what, that the demand curve is downward sloping and the law of demand holds। लेकिन देखो ये तीनों का शेप थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट नजर आया। पहली तो एक बात ये कि क्यों इसके ऊपर जो है ना वो एक आपको एक कर्व क्यों नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, उसे आप इस वक्त इग्नोर करें। कर्व का सिर्फ मतलब ये होता है कि इसका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप नहीं चेंज होती। तो इस वक्त मैं स्लोप का भी आपको डिटेल में बात बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम इलास्टिसिटीज़ को देख रहे हैं, तो इसलिए आप यू कैन इग्नोर के इसके अंदर एक किंक है, एक कर्व है, उसको आप इग्नोर करें। आप इसको ऐसे समझें कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, यानी बी सी और डी एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन भी इसको बना के देखो, अभी रूलर से बना लो ना इसको, अगर स्ट्रेट लाइन भी बना के देखो तो आपको नज़र आएगा कि ये तीनों की शेप जो है ये डिफरेंट है। एक जो बी वाला है वो आपको ज़रा नज़र आएगा थोड़ा स्टैंडिंग अप काइंड ऑफ, जिसको हम स्टीपर कहते हैं। तो दैट स्टैंडिंग अप काइंड ऑफ जो शेप है वो आपको क्या चीज़ बता रही है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज इन इलास्टिक। वेयरएज जो डी दिखा रहा है वो फ्लैटर कर्व है, लाइंग डाउन काइंड ऑफ कर्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा इलास्टिक है। तो अब इसको ज़रा हम गौर से इन तीनों को देखते हैं। देखो, अच्छा, और जो बीच वाला है दैट इज़ पॉइंट, जो सी इसका पार्ट है उसमें ज़रा देखो क्या है कि वो ना ज़्यादा लाइंग डाउन है ना ज़्यादा स्टैंडिंग अप है। तो देयरफॉर इसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अब यूनिट इलास्टिक पे सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है। देखो, जितना प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है 22%, उतना ही क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इक्वल इक्वल, इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और उससे कंपेयर करो जब बी को, तो उसके अंदर भी 22% इंक्रीज हो रहा है प्राइस, लेकिन डिक्रीज उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, डिक्रीज सिर्फ 11% हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है। और तीसरी चीज़ क्या है, डी वाला देखो, डी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि वो उतनी इंक्रीज हुई प्राइस में, लेकिन बहुत सारी डिक्रीज हुई क्वांटिटी के अंदर। अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू ए एंड ई पॉइंट, यहाँ पे प्लीज एक चीज जरा गौर से देखें जो इन्होंने लिखा है, इन इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यूनिट इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल्स 1, इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक कि आप इसको इग्नोर करें। ये इसको नहीं लिखना चाहिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये इन्होंने लिख दिया है तो उनकी मर्जी। अब प्रोफेसर ग्रेगरी जो मैनक्यू है उसने क्यों इसको इस तरह लिखा है, आई मीन आई एम नॉट
honestly I don't feel like writing to him or emailing him कि आपने क्यों लिखा है. It's just a rule of the thumb, और अक्सर और भी इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर आप इसको इसी तरह देखेंगे. लेकिन इट कॉजेज कंफ्यूजन. मैथमेटिकली ये बात एक्यूरेट नहीं है. इसको हाँ बी को कहा जा सकता है इन इलास्टिक डिमांड, nothing wrong with that, लेकिन you say elasticity is less than 1, that causes confusion. It is only rule of thumb, we should not write elasticity is less than 1. आप लोग ये मत लिखें. इसी तरह C के अंदर इसको यूनिट इलास्टिक कहा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन elasticity equal to 1 आई वुड से इसको इस तरह मत लिखें. और डी में भी इसी तरह इसे कहा जा सकता है इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल रूल ऑफ थंब में इसको कहा जा सकता है इलास्टिक डिमांड, लेकिन टू से कि इट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ये बात मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है. इसलिए इसको इस तरीके से मत लिखें काइंडली, क्योंकि आप ये देखेंगे आगे जाके कि सेम कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी चेंज हो सकती है. तो किसी भी कर्व को कहना कि इस पे पूरे के ऊपर इलास्टिसिटी 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ये बात एक्यूरेट नहीं है. इट कैन कॉज कंफ्यूजन. सो वी शुड ओनली से दैट इन द बी पार्ट inelastic demand, in the C part unit elastic demand, in the D part elastic demand. ठीक है. अच्छा जी, ये तो 3 रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर हम देखते हैं. अब 2 एक्सट्रीम्स को भी देख लें, विच इज पार्ट ए एंड पार्ट ई. अच्छा, पार्ट ए के अंदर अगर आप लोग देखो, इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि कोई भी चेंज हो जाए प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. ओके, रियल लाइफ में कम ही ऐसा होता है ये कि जी नो मैटर व्हाट द चेंज इन प्राइस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे. शायद आप लोग आर्ग्यू कर सकें कि आजकल जो हालात हैं तो वेंटिलेटर्स की प्राइस मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. मे बी इफ यू वांट टू आर्ग्यू इट लाइक दैट यू कैन से. अदरवाइज तो ये कोई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है. इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. और इसके अंदर क्या चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर जितना भी प्राइस इंक्रीज हो, यहाँ तो वही 22% दिखा रहे हैं, 22% छोड़ 100% इंक्रीज हो जाए, 200% इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी नहीं चेंज होएगी, क्योंकि एक वर्टिकल कर्व है. इसका मतलब ये है कि एक्स तो चेंज कर ही नहीं रहा. ठीक है, अगर इसका हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम y को मेंशन हम x को मेंशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि x तो चेंज हो ही नहीं रहा. ठीक है. अच्छा, अब अगर इसी तरीके से आप देखो पॉइंट नंबर ई, तो वो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है कि जी एक ही प्राइस है जिसके ऊपर सब का सब चीज़ बिक जाती है. और इसका मतलब क्या है कि जी अगर इस केस में पॉइंट ई में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है कि अगर थोड़ा सा भी, मतलब बिल्कुल माइनर सा भी इंक्रीज हो जाएगा प्राइस में, तो डिमांड होगी नहीं. इसी तरह थोड़ा सा भी मिनिस्क्यूल सा भी चंद पैसे भी चेंज हो जाएगा प्राइस में, तो डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब ये एक एक्सट्रीम सी सिचुएशन है. अब जैसे वो शायद कहेंगे जी अगर फॉर एग्जांपल 2 प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, और एक की प्राइस थोड़ी सी भी कम हो जाए तो दूसरे की जो डिमांड है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ऐसी सिचुएशन शायद आर्ग्यू की जा सके, बट इट to say more accurately, this is an extreme case which shows that there is only one price, and on that price whatever consumers want to purchase, they will purchase at that particular price. Infinitely elastic. ठीक है. तो यहाँ पे भी perfectly elastic demand लिखना, तो इस पॉइंट जो ई वाला पार्ट है ये बात ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद प्रोफेसर मैनक्यू. यू शुड नॉट राइट इट एज इलास्टिसिटी इक्वल्स इन्फिनिटी.
नहीं, इस केस के अंदर खैर आप लिख सकते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये जो पोलर केसेस है इसके ऊपर आप इलास्टिसिटीज को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पोलर केसेस का मतलब एक्सट्रीम केसेस के अंदर। बट बेहतर चीज़ यही है कि आप इसको लिखो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये जहाँ इन्फिनिटी आ जाती है ना, इलास्टिसिटी इक्वल्स इन्फिनिटी, यहाँ स्लोप और इलास्टिसिटी तकरीबन एक ही चीज़ बन जाती है। ठीक है, उसके अंदर सिमिलैरिटी आ जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी अगेन इज अ नंबर विच इज़ अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ। तो इसलिए मैं इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जा रही। अगेन आई वुड से कि बहुत बेहतर होगा कि आप इसको सिर्फ लिखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और कुछ ना लिखो। और इसी तरह ए में भी लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और इसको कुछ ना लिखो। ठीक है, ताकि हम मैथमेटिकली भी एक्यूरेट हो और हमें रूल ऑफ थंब भी समझ में आए। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाई थी, लेकिन इसको उन्होंने अलग अलग करके दिखाया। और इसमें एक चीज़ जो उन्होंने ऐड किया है वो यूनिट इलास्टिक है, जहाँ पे जितना प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है उतना ही जो है वो क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने इसी से रिलेटेड ज़्यादा एक इसको जो मैथमेटिकली एक्यूरेट चीज़ जैसे कहा जा सकता है वो मैंने एक आपके लिए बनाया है, फॉर दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। बाकी लोग भी जो है इसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल में कि इस तरीके की डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं प्रोफेसर मैनक्यू के साथ कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ मोस्ट हम्बली, तो देयरफॉर मैंने ये चीज़ बनाई है काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद, जो कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ दिखाती है। वो अगर मैंने कहा कि जो पिछला वाला स्लाइड था उस पर थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज थी, तो फिर मुझे जो है वो एक्यूरेट चीज़ भी तो दिखानी चाहिए ना। अच्छा, तो बेसिकली ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको जब एक्यूरेटली बिल्कुल स्टेट करना, चीज़ वही है, देखो चीज़ वही है। इस पेज पे भी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो यही दिखा रही हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटीज जब होती हैं ना प्रोडक्ट्स के अंदर, कमोडिटीज में, तो उनमें उनके इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। दैट इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, दैट द शेप ऑल्सो represents the elasticities। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक चीज जो बताई है ना, वो ये कि देखो पहली बात तो ये कि उसको कहना ग्रेटर देन 1 की जब वो बात करते हैं, तो हमने ये देखा था ना जब हमने डिमांड कैलकुलेट की थी, एक्सक्यूज मी, जब हमने डिमांड कैलकुलेट की थी और हमने डिमांड की एक इक्वेशन बनाई थी, उसके अंदर भी हमने देखा था कि कोफिशिएंट के साथ माइनस आता है। इसी तरह जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है उसके साथ तो हमेशा माइनस आता है। तो पहली बात तो ये कि इसको 1 को जो है ना ये 2 लाइंस के बीच में लिखना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिकली एक्यूरेट लिखना है तो इसको कहना चाहिए एब्सोल्यूट 1, एब्सोल्यूट 1। ठीक है, मतलब ये कि हम जो माइनस का साइन है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो पहली बात इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए कि जब हम 1 कह रहे हैं तो एब्सोल्यूट 1 है, क्योंकि डिमांड के केस में तो इट शुड कम विद अ नेगेटिव, इट शुड कम विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात लेस देन 1 की जाती है या ग्रेटर देन 1 की जाती है, इक्वल टू 1 की जाती है, और हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की को स्टडी कर रहे हैं, तो वी शुड बी कॉलिंग इट एज एब्सोल्यूट 1 डिसरिगार्डिंग द माइनस साइन। एक चीज, दूसरी चीज ये कि मोस्ट एक्यूरेट चीज इसको ऐसे हमें लिखना चाहिए कि जो स्लोप है ना, जो कोफिशिएंट होता है इक्वेशन के अंदर, उसे हम स्लोप भी कहते हैं बेटा, वो है जो कि शेप ऑफ द कर्व को डिटरमिन कर रहा है। इलास्टिसिटी डज नॉट डिटरमिन शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, जो शेप ऑफ द कर्व है उसको इलास्टिसिटी डिटरमिन नहीं करती। अगर आप साइड पे वो विंडो देखो तो उसके अंदर आपको नजर आएगा, उस पर मैंने एक सिंबल सा बनाया हुआ है ईटा, जो आपको शायद एन सा लगे, इसको ईटा कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर।
ये जो ईटा है यही रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी को। तो अगर आप देखो ईटा या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तो चेंज होती रहती है कर्व पे। एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो 1 होती है, उससे ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, विच मीन्स इट इज मोर इलास्टिक, और नीचे की तरफ जो है वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, विच मीन्स दैट इट इज मोर इनइलास्टिक। जहां पे इलास्टिसिटी जिस पॉइंट पे 1 है उससे नीचे की तरफ वही कर्व ज्यादा इनइलास्टिक है और उससे ऊपर की तरफ वही कर्व ज्यादा इलास्टिक है। ओके, तो देयरफॉर टू से कि पूरा का पूरा कर्व जो है वो उसके ऊपर एक ही इलास्टिसिटी है, दैट इज रॉन्ग। इसलिए मैं प्रोफेसर मैनक्यू से डिसएग्री करती हूँ। उसने खुद अपने आप को अगले ही पेज के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट भी किया हुआ है। तो इस आई डोंट वांट कि कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे माइंड में हो, हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम बात करते हैं शेप ऑफ द कर्व की और उससे हम इलास्टिसिटीज जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बात समझ आनी चाहिए दैट्स ओनली रूल ऑफ द थंब, इट्स नॉट मैथमेटिकली एक्यूरेट। सो मैथमेटिकली अगर आपने एक्यूरेट बात करनी है, जो करनी चाहिए, तो आपको बात क्या समझ आनी चाहिए कि पहले तो जब हम 1 की बात करें और हम क्या बात करें, डिमांड, तो डिमांड का तो जो स्लोप भी है और इसी तरह जो उसकी इलास्टिसिटी भी है, दोनों नेगेटिव के अंदर आएंगी। और नेगेटिव के अंदर इसलिए आएंगी क्योंकि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस का जो चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज उससे ऑपोजिट होता है। एज प्राइसेस गो अप क्वांटिटी गोज डाउन, एज प्राइसेस गो डाउन क्वांटिटी गोज अप। तो इसको तो जब हम शो करेंगे, ग्राफ करेंगे, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा, और जब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का हम स्लोप देखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसको एक्यूरेटली लिखने का क्या तरीका है कि हम लिखें एब्सोल्यूट 1, विच मीन्स वी आर डिसरिगार्डिंग द साइन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताई दोबारा से, आई एम गोइंग टू स्टेट इट, स्लोप इज व्हाट डिटरमिन्स द शेप ऑफ द कर्व एंड नॉट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी changes along each slope, okay, changes along each curve, elasticity changes along each curve, even in the case of a straight line curve, जैसे कि मैंने आपको कराए थे। straight line curve में उस पर्टिकुलर कर्व पे स्लोप चेंज नहीं करता, लेकिन इलास्टिसिटी स्ट्रेट लाइन कर्व के ऊपर भी चेंज करती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाई है इसका भी बी, सी और डी पार्ट पहले देखेंगे क्योंकि दे आर मोर कॉमन इन द रियल वर्ल्ड, दीज आर मोर कॉमन। तो अगर आप ये देखो तो उसके अंदर अगर आप देखो तो पॉइंट नंबर बी, यहाँ जो स्लोप है वो होगा ग्रेटर देन 1, और आप काइंडली देखिए भी लीजिएगा कि जब स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा, जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज्यादा वो एक स्टीपर कर्व होगा। तो इस स्टीप कर्व को बिल्कुल ठीक है हम रिलेटिवली इन इलास्टिक कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा जब कोफिशिएंट होगा, वी आर डिसरिगार्डिंग द साइन हियर, रिमेंबर। सो इन न्यूमेरिकल टर्म्स जब एक बड़ा कोफिशिएंट होगा तो हमें क्या नजर आएगा, एक स्टीप कर्व नजर आएगा, रिलेटिवली स्टीप कर्व, स्टैंडिंग अप कर्व, और हम उसको कह सकते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। और अगर आप देखें यहाँ पे भी हमें वही चीज नजर आ रही है, दैट क्वाइट अ लार्ज डिक्रीज इन प्राइसेस इज लीडिंग टू अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और अ स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इन पार्ट बी। और जब पार्ट डी को पार्ट बी के साथ कंपेयर करो तो आपको नजर आएगा, पहली बात तो क्या होगी कि इन absolute terms, disregarding the minus sign, in absolute terms जब स्लोप की वैल्यू आपको कम नजर आएगी, आपको स्लोप की वैल्यू पॉइंट्स में नजर आएगी, तो जब आप उसका कर्व बनाओगे तो वो आपको रिलेटिवली लाइंग डाउन कर्व नजर आएगा, इसको हम फ्लैटर कर्व कहते हैं। और यस, इसको कहना रिलेटिवली इलास्टिक, ये बात ठीक है, लेकिन वो स्लोप उसका शेप डिटरमिन कर रहा है।
तो स्लो, जब आप पीछे भी मुड़ के देखो, आई वुड इनकरेज यू कि आपने जो डिमांड के ग्राफ्स बनाए थे उनको ज़रा गौर से देखो, उनकी इक्वेशंस को गौर से देखो। जब भी आपको छोटा नंबर नज़र आएगा स्लोप का, तो आपको ऐसा कर्व नज़र आएगा जो कि लाइंग डाउन काइंड ऑफ कर्व है, यानी कि एक फ्लैटर कर्व है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी? इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी इट मीन्स दैट इफ there is even a small drop in price, it is going to lead to a big increase in quantity demanded. और पॉइंट नंबर सी के अंदर इक्वल इक्वल है, जितना प्राइस जो है वो कम हो रही है उतनी ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। That leaves us the two extreme examples. Two extreme examples के अंदर जो perfectly elastic जो curve होता है, horizontal curve होता है, mathematically उसका slope जो है वो zero होता है। और इसकी explanation वही है कि customers अगर थोड़ी सी भी price, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है that even if price increases slightly, a slight increase का मतलब small नहीं है, it means very small increase in price, there is no demand. A slight decrease in price, मैंने लिखा है huge increase in quantity demanded, huge, you can use other interesting words, humongous. So I mean इस किस्म के humongous तो नहीं होती ना चेंज एक सेकंड के अंदर, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक किस्म का कर्व नहीं है, बट एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। तो इसी तरह अगर आप पॉइंट ए के अंदर देखो जहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक या वर्टिकल कर्व है, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन उसकी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी वही है, इसकी इंटरप्रिटेशन वही है कि नो मैटर व्हाट द प्राइस, यानी प्राइस जो है वो ज़ीरो हो, कोई प्राइस भी ना हो, या प्राइस 100 हो या 200 या 1000, जो मर्जी प्राइस हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उतने की उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली कोई रियलिस्टिक कर्व तो नहीं है। यहाँ तक अभी एक्सप्लेनेशंस ये सारी आप गौर से देखें। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर मैं आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जो आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो असाइनमेंट के मार्क्स लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स तो होंगे, और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में इस सब के ऊपर आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकती हूँ। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को गौर से देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन लिख के अपने CRs को भेज दें, CR मुझे भेज देता है और मैं उनका जवाब दे देती हूँ। अदर देन दैट दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अदर देन दैट अगर डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहो तो ईमेल करो, जिसमें सब्जेक्ट में लिखो क्वेश्चन और उसके बाद मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन दे दो, मैं उसका जवाब भी दे दूँगी। तो अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो भी इसी चैप्टर की है, तो उसके लिए वेट फॉर इट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।